दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। सऊदी अरब अब भारत यूरोप वाले कॉरिडोर से इजरायल को बाहर कर उसकी जगह सीरिया को शामिल करने पर विचार कर रहा है, जिससे इजरायल ही नहीं बल्कि भारत को भी बड़ा झटका लग सकता है। अगली खबर में आपको बताएंगे, उत्तर कोरिया के किम जोंग ने परमाणु हथियारों का जखीरा और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ गई है। वहीं रूस ने भी पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला बोला है, कर दिया साफ ऐलान, अब शांति वार्ता के नाम पर किसी पर भरोसा नहीं। तो सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सऊदी अरब प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रहा है। सऊदी का मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व वाला शासन इस कॉरिडोर को सीरिया से गुजारने की योजना बना रहा है। इजरायल को इस प्रोजेक्ट से दरकिनार करने के लिए सीरिया को इसमें शामिल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट में सीरिया की एंट्री न सिर्फ इजरायल बल्कि भारत के लिए भी बड़ा झटका होगा। भारत ने इस पहल में काफी संभावना देखी है। यही वजह है कि इजरायली मीडिया में इसके लिए रोना धोना शुरू है। दरअसल इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब का IMEC से इजरायल को बाहर कर सीरिया को लाने की वजह पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम है। खास तौर से गाजा और लेबनान में इजरायल के हमलों की वजह से सऊदी चाहता है कि वो यहूदी देश से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया की बड़ी व्यापारिक योजनाओं में से एक बताया था। इसका मकसद भारत को खाड़ी देशों के रास्ते यूरोप से जोड़ना है, ताकि दोनों के बीच व्यापार पहले से ज्यादा तेज और आसान हो सके। इस योजना के तहत रेलवे लाइन, बड़े बड़े बंदरगाह और समुद्री रास्तों का एक नेटवर्क बनाया जाना था। ये कॉरिडोर भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस से जोड़ता। इससे सामान कम समय में यूरोप पहुंचता, ट्रांसपोर्ट का खर्च घटता और पूरे इलाके में व्यापार को बड़ा फायदा मिलता। जब इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी तब इसमें इजराइल की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी। योजना के मुताबिक भारत से सामान पहले जहाज के जरिए UAE और सऊदी अरब पहुंचता, फिर वहां से रेल के रास्ते जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक जाता और वहां से जहाज के जरिए यूरोप भेजा जाता। अगर ये योजना पूरी होती तो इजराइल एशिया और यूरोप के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता बन सकता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में पश्चिम एशिया के हालात पूरी तरह बदल गए हैं। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। इसी वजह से अब सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट के पुराने रास्ते पर दोबारा सोच रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी ऐसे नए रास्ते तलाश रहा है जिनमें इजराइल शामिल ना हो। इसी वजह से अब सऊदी अरब इजराइल की जगह सीरिया के रास्ते इस कॉरिडोर को ले जाने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो खाड़ी देशों से यूरोप तक एक नया जमीनी रास्ता बन जाएगा जो इजराइल से होकर नहीं गुजरेगा। हालांकि अभी दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात सीरिया वाले रास्ते की हो रही है। अगर यह बदलाव सच में होता है तो यह इजराइल के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इजराइल को उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट से उसकी कमाई भी बढ़ेगी और पूरे इलाके में उसकी अहमियत भी पहले से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन नया रास्ता बनने पर उसे यह फायदा नहीं मिल पाएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत ने IMEC को यूरोप तक पहुंचने का एक बड़ा और तेज व्यापारिक रास्ता माना है। इसके अलावा भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा पोर्ट में बड़ा निवेश किया है, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा माना जाता था। अगर कॉरिडोर अब सीरिया के रास्ते जाता है तो हाइफा पोर्ट की अहमियत कम हो सकती है और भारत की योजना पर भी इसका असर पड़ सकता है। वैसे सऊदी अरब के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अमेरिका समेत अपने दुश्मनों की चिंता बढ़ा दी। देश के नेता किम जोंग ने अपनी सेना को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाने का फैसला किया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक
अब उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों की संख्या भी बढ़ाएगा और उन्हें पहले से ज्यादा आधुनिक भी बनाएगा। ये फैसला सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय सैन्य समिति की एक बड़ी बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया कि देश की परमाणु ताकत को संख्या और क्वालिटी दोनों के स्तर पर बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सैन्य ठिकानों को आधुनिक बनाया जाएगा, नई तकनीक से लैस किया जाएगा और आधुनिक नौसैनिक अड्डों के निर्माण का काम भी तेज किया जाएगा। यानी उत्तर कोरिया भी दुनिया के बदलते हालात के बीच युद्ध की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया अपनी सेना के लड़ाकू सिस्टम और सैन्य ढांचे को भी अपग्रेड करेगा ताकि भविष्य में किसी भी खतरे का मुकाबला तेजी से किया जा सके। किम जोंग ने बैठक में कहा कि देश की सुरक्षा सिर्फ एक मजबूत सेना से ही सुनिश्चित की जा सकती है, इसलिए हर तरह के खतरे से निपटने के लिए सेना को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना जरूरी है। इससे पहले इसी महीने किम जोंग ने 5000 टन वजनी नए युद्धपोत कांगकोन पर नए हथियारों का परीक्षण भी देखा था। उस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि उत्तर कोरिया की नौसेना को भी परमाणु हथियारों से लैस किया जाएगा ताकि उसकी समुद्री ताकत और बढ़ सके। गौरतलब है कि 2019 में वियतनाम की राजधानी हनोई में किम जोंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई शिखर वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई थी। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को खत्म करने और प्रतिबंध हटाने जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहा है। उत्तर कोरिया पर उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम की वजह से कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन प्योंगयांग का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और दक्षिण कोरिया से अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है और वो इसे किसी भी कीमत पर जारी रखेगा। यही वजह है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच आज भी तनाव बना हुआ है। तकनीकी रूप से दोनों देश अब भी युद्ध की स्थिति में है, क्योंकि 1953 में कोरियाई युद्ध का अंत शांति समझौते से नहीं बल्कि केवल युद्ध विराम समझौते से हुआ था। और इसी के साथ दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मॉस्को को अब पश्चिमी देशों के इस दावे पर भरोसा नहीं रहा कि वो यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए ईमानदारी से शांति वार्ता चाहते हैं। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो में विदेश मंत्री मारिया मैनुएला लुकास के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लावरोव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बातचीत की इच्छा का केवल दिखावा कर रहा है, जबकि रूस के सामने लगातार शर्तें रखी जा रही। लावरोव ने कहा कि पिछले एक दशक में पश्चिम ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान की हर कोशिश को कमजोर किया। उनके मुताबिक 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में बातचीत के दौरान समझौते की रूपरेखा तैयार हो गई थी, लेकिन पश्चिमी हस्तक्षेप के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने कहा कि अब रूस की सद्भावना और पश्चिम पर भरोसा पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लावरोव ने कहा कि रूस आज भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वार्ता का उद्देश्य संघर्ष के मूल कारणों का समाधान होना चाहिए। इनमें यूक्रेन के नाटो सदस्यता की योजना और रूस की सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।